ठीक है, हम लोगों ने कहां तक कर लिया था, किसी को याद है? रदरफोर्ड एटॉमिक नंबर लिखा है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हम लोगों ने किया था, और उसमें कहां तक कर दिया था मैंने? 5.5 क्या लिखवाया था? एटॉमिक मॉडल मैंने लिखवाया था, ऐसा बोलो। समझ गया ना, समझ गया बेटा, है ना? ठीक है, हमने ये कर लिया, ठीक है। रदरफोर्ड ने इसके अलावा और भी काम किया है ना? इन्होंने कंप्लीट किया, रदरफोर्ड ने बताया कि न्यूक्लियस का साइज क्या होगा, न्यूक्लियस का साइज क्या होना चाहिए, यह रदरफोर्ड ने बताया। कैसे बताया, उसके लिए मैं बताता हूं आपको। टॉपिक लिखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, एस्टिमेशन ऑफ न्यूक्लियर साइज। राइट डाउन एवरीबडी, एवरीबडी लिखो, एस्टिमेशन ऑफ न्यूक्लियर साइज, है ना? अब है स्नेहा, आराधना, राम रतन, भाई ये सब नाटक मत करो प्लीज, है ना? स्नेहा, अंजलि, श्रेया, बेटा जब तुम लोग को ना मेरे टेस्ट में जब 75 प्लस आने लगे ना, तो दिमाग लगाना चालू करना, समझ गया? 75 के नीचे आ रहा है तो बड़ा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये अंडरस्टूड है कि आपका दिमाग थोड़ा सा भी कम है, कम मैच्योर है, अभी आपको बहुत डेवलप करना है, राइज करना है, ठीक है? 75 के नीचे 74 भी आ रहा है ना, तो दिमाग मत लगाया करो आप, जो बोला जाए वो माना करो, है ना? पढ़ाई किया करो, आपको बहुत आगे जाना है बेटा अभी, है ना? क्या हो गया बेटा? एस्टिमेशन ऑफ न्यूक्लियर साइज, हमने क्या बोला? ये बोला बेटा एस्टिमेशन ऑफ न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियस का साइज निकालना है मुझे, कैसे निकालेंगे? न्यूक्लियस का साइज निकालने के लिए, है ना, हम लोग यूज करते हैं एक मेथड दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या बोलेंगे बाबू हम लोग? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या लिखेंगे? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, है ना? देखो इसमें क्या हुआ, मान ले जाए ये तो एटम है, ठीक है बाबू? इस एटम के सेंटर में का न्यूक्लियस है ना? न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस पूरा भरा होता है पॉजिटिव चार्ज से। किससे भरा होता है बाबू? पॉजिटिव चार्ज से पूरा फिलअप है ना? ठीक है, ठीक है, ओके। हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए एक अल्फा पार्टिकल्स को हम यहां पर बम्बार्ड करते हैं। किससे? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का मतलब ये हो जाता है कि He2+ यानी कि पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा है बाबू? पॉजिटिव चार्ज है। अब सवाल ये उठता है कि अगर मैं इसको काइनेटिक एनर्जी दे दूं तो ये न्यूक्लियस के क्लोज जाना चालू कर देगा। क्या ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के क्लोज जाना चालू करेगा। जब ये क्लोज जाना चालू करेगा तो क्या करेगा? ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में रिपल्सन होना चालू होगा। क्या होगा बाबू? रिपल्सन होना चालू हो जाएगा, और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो धीरे धीरे स्लो होना चालू हो जाएगी। यस और नो? यस और नो बाबू लोग? समझ आ रहा है? यस सर। भाई जिसको समझ में आएगा वो बोलेगा यस और नो, है ना? क्लास में इन्वॉल्व रहना है आपको। क्या हो गया बेटा? अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, जैसे जैसे ये आगे आएगा काइनेटिक एनर्जी के कारण, लेकिन ये इसको रिपेल करेगा इस तरफ, तो ये धीरे धीरे स्लो होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, और जब जीरो हो जाएगी तो वो वहां पर थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा। क्या होगा बाबू? थोड़ी देर के लिए क्या होगा? वो रुक जाएगा। कहां भी रुक सकता है,
यहाँ भी रुक सकता है, यहाँ भी रुक सकता है। ये डिपेंड करता है कि अल्फा पार्टिकल को आपने काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है, उस पर डिपेंड करेगा। अगर ज्यादा दिया है तो यहां तक आ जाएगा, और ज्यादा दिया है तो यहां तक आ जाएगा, और ज्यादा दिया है तो यहां तक आ जाएगा, है ना, यहां तक भी आ सकता है। ठीक है, और अगर ज्यादा दोगे तो क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर अटैक कर देगा, है कि नहीं, न्यूक्लियस के अंदर अटैक कर देगा, इसको डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है, तो आपको निकालना है न्यूक्लियस का साइज। ठीक है, न्यूक्लियस का साइज, न्यूक्लियस का साइज क्या होता है बाबू, ये जो मैंने गोला बना दिया है, इसका मतलब ये नहीं हुआ ये रूम हो गया तुम्हारे घर का, तो कोई इधर से इधर आ नहीं सकता, ऐसा नहीं होता है। ये कोई रूम नहीं है, ये कोई बाउंड्री नहीं है, ये सिंपल ओपन स्पेस है जहां पर क्लाउड है, किसका क्राउड है, किसका, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन्स का क्राउड है। जितने एरिया में उन लोग एडजस्ट हो जाते हैं उसी को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। उनके ऊपर कोई भी बाउंड्री नहीं होता है, कोई भी बाउंड्री नहीं होता है। यहां पर भी बाउंड्री नहीं होता है, यहां पर भी कोई बाउंड्री नहीं होता है। बात समझ आ गया। तो करने का मतलब यह है कि अगर इसको ज्यादा एनर्जी दे दोगे तो इस पे अटैक कर जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा, तो फिर भी आपको न्यूक्लियस का साइज नहीं पता चल पाएगा। अगर कम दोगे तो यही रह जाएगा, तो फिर भी नहीं पता चल पाएगा आपको। तो ये प्रॉब्लम है कि आखिर कितना एनर्जी दिया जाए कि ये दूर भी ना रहे और इसके अंदर घुस भी ना। Recording in progress. चलो आगे सभी लोग, चल देखो बाबू, तो क्या हो गया, अगर मैं कम एनर्जी दूंगा तो यहीं रुक जाएगा, ज्यादा एनर्जी दूंगा तो ये इसके अंदर चला जाएगा, फिर भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये हम पे डिपेंड का है कि कितना एनर्जी दिया जाए, है कि नहीं, उसके हिसाब से हम न्यूक्लियर का साइज निकाल पाएंगे, है ना। ठीक है, तो इसको ऐसा क्यों बोला गया, इसीलिए मैं इसको नाम जो दिया हूं, कैलकुलेशन नहीं लिखा हूं, ध्यान दे रहे हो, मैं कैलकुलेशन नहीं लिखा हूं, मैं क्या लिखा हूं, एस्टिमेशन लिखा हूं, एवरेज, है ना, एस्टिमेट करके बताएगा आपको कि लगभग लगभग इस ऑर्डर में इसकी साइज होगी। आई एम नॉट सेइंग कैलकुलेशन, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कैलकुलेशन एंड द एस्टिमेशन। ठीक है, यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, हम न्यूक्लियर साइज का
एस्टिमेशन कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ना कि कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, देखो क्या होगा, समझो बात को। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, इसको कॉन्सेप्ट क्या है मैं वो समझाता हूँ। जब ये आगे जाएगा तो पूरी की पूरी जहां पर ये रेस्ट में आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर रेस्ट में आ जाएगी, यहाँ पर, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो वहां चली गई। वो काइनेटिक एनर्जी इसके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है, एनर्जी का लॉस नहीं है। इसकी काइनेटिक एनर्जी जब ये जैसे जैसे क्लोज आता जाएगा तो पॉजिटिव और पॉजिटिव के चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, है ना, और उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि इस अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी विल गेट इनटू कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। क्या होगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मान लिया जाए कि आपने अल्फा पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी आपने दिया है के बराबर, कितना दिया है, मान लीजिए के बराबर दिया आपने, क्या दिया है, के बराबर दिया। तो अगर ये यहां पे आके रुक गया तो सेंटर से डिस्टेंस अगर इसका स्मॉल आर है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा बाबू बताओ। अगर इसका एटॉमिक नंबर जेड है तो इसके सेंटर में पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, प्लस जेड ही होगा, और इसका 2+, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा बाबू, के Q1 Q2 बाई आर। तो के Q1 कितना है, जेडी, Q2 कितना है बाबू, 2E, डिवाइड बाई आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई आर हो जाएगा। बात समझ आ गया, एनी प्रॉब्लम किसी को भी। तो ये हो गया आपका। अच्छा ये देखो, ये कंफ्यूज कर देगा तुमको, इसको ऐसा लिख दो, के और ये ये कौन सा है, ये तुम्हारा पुराना दोस्त है के, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां से आपको आर की वैल्यू क्या आ जाएगी बाबू, आर की वैल्यू आ जाएगी 2kJD² डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी, ऐसा में। और ये आर क्या दे रहा है, ये आर दे रहा है जहां पे अल्फा पार्टिकल आकर के रुक जा रही है ना। और वही हम मान लेंगे क्या, सेंटर से उसी डिस्टेंस को हम मान लेते हैं कि ये न्यूक्लियस का साइज है। किसका साइज है, ये न्यूक्लियस का साइज है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर नहीं गया है, वो जस्ट न्यूक्लियस के बाहर ही रुका है कि नहीं। उसके हिसाब से आपको काइनेटिक एनर्जी देना चाहिए। और ये भी मुझे पता नहीं होता एग्जैक्टली, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एस्टिमेशन बोलेंगे। ठीक है, अच्छा अब काइनेटिक एनर्जी कितना दिया जाए, है ना। तो ये जो एक्सपेरिमेंट किया था रदरफोर्ड के गाइडेंस में, तो उन लोगों ने जो इसको वैल्यू दिया था, है ना, उन्होंने लिया था काइनेटिक एनर्जी को लिया था, लिख लो यहाँ, इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट काइनेटिक एनर्जी लिया गया था 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया गया था। उन लोगों ने जो लिया था काइनेटिक एनर्जी, उन लोगों ने 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकर के काम किया था। ठीक है, और इसकी वैल्यू यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूं, के की वैल्यू पता है, जेड की वैल्यू पता है, जेड की वैल्यू क्या लोगे, जेड की वैल्यू क्या लोगे, एटॉमिक नंबर लोगे, क्या लोगे, एटॉमिक नंबर। और इन लोगों ने जो काम किया था वो सोने पे काम किया था, किस पे काम किया था, गोल्ड पे। तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है चांदनी, है कितना होता है आशिका, सीमा, पूजा, सुजल, अक्षय, 79 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, है ना, 79। जेड की वैल्यू इन लोगों ने 79 लिया और कैलकुलेट कर दिया आर की वैल्यू। जब कैलकुलेट किया आर की वैल्यू तो इन लोगों को आर की वैल्यू आई थी 41.3 फर्मी मीटर। कितना आया था, 41.3 फर्मी मीटर आया था। तो इन लोगों ने आंसर कि यानी कि न्यूक्लियर का साइज जो होना चाहिए वो अप्रोक्स 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर में होंगे। क्या नाम दिया उन्होंने, 10⁻⁻⁻
-15 मीटर के आसपास उसी के अराउंड होना चाहिए। ठीक है, यहां से इन्होंने निकाला कि आखिर न्यूक्लियस का साइज क्या होगा। समझ में आ गया बातें हैं सबको? अच्छा 41.3 पिकोमीटर 41.3 फर्मी मीटर, FM फर्मी, बेसिक मैथ में पढ़ाया था मैंने, है तो नहीं बेटा? देख रहे हो कहाँ का कहाँ यूज हो रहा है? फर्मी मीटर मैंने बेसिक मैथ में आपके नोट्स में लिखवाया हुआ है ना? ठीक है, एक एक चीज किया हुआ है बेटा, आपको कहीं छोड़ा हुआ नहीं है। बस एक बार अभी ना पूरा नोट्स को एक बार रिवाइज करवाऊंगा मैं। ठीक है, सब तगड़ा हो जाएगा बिल्कुल, है ना? जेई के लिए रेडी हो जाओगे सब लोग। तो क्या हो गया बेटा, 10⁻15 मीटर ऑर्डर में हमने बोला कि न्यूक्लियर का साइज होता है। क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम? यहां से इन्होंने ये भी बता दिया साइज। और पूरे आइटम का कितना होता है बाबू? -10 मीटर 1 एंगस्ट्रम के ऑर्डर में होता है। ठीक है, पूरा आइटम का साइज 10⁻−10 और न्यूक्लियस का साइज 10⁻−15, यानी कि न्यूक्लियस का साइज पूरे एटम के तुलना में 1,00,000 गुना कम होती है। समझ में? क्लियर है बाबू? चलो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लिखो, इंपैक्ट पैरामीटर। लिखो बाबू, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लिखो, इंपैक्ट पैरामीटर। नेक्स्ट टॉपिक लिखो बाबू, इंपैक्ट पैरामीटर। लिखो इंपैक्ट पैरामीटर। क्लियर है सबको? एनी प्रॉब्लम किसी को भी? यहां तक में कोई दिक्कत है किसी को? चलो अच्छी बात है। अगला टॉपिक लिख रहे हैं हम लोग, इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है? तो आपने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में आपने ये देखा था कि जब भी कोई अल्फा पार्टिकल किसी एटम से पास करता है तो वह स्कैटर्ड हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू? क्या हो जाता है? वो स्कैटर्ड हो जाता है। सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर कितना स्कैटर्ड होगा। आपने देखा बहुत से लोग सीधा चला जाते, बहुत से लोग कुछ एंगल पे डिफ्रैक्ट होते हैं, कुछ लोग 90 से ज्यादा पे भी होते हैं, है ना? तो ये कौन बताएगा कि कितना एंगल पे डिफ्रैक्शन होगा, स्कैटरिंग होगा, कितने एंगल पे स्कैटरिंग होगा, ये कौन बताएगा? इसका पैरामीटर कौन है? इसको कैसे डिसाइड करेंगे? दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो उसके लिए ये बताया गया, ये एक्सिस है आपका, है ना? तो उसके लिए ये देखा गया कि आप ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द एटम, उससे अल्फा पार्टिकल कितना दूरी पे बम्बार्ड हो रहा है। अगर यहां हो रहा है तो सीधा ही निकल जाएगा भाई साहब, है ना? अगर हो रहा है तो सीधा ही निकल गया। लेकिन जितना क्लोज रहेगा इस एक्सिस के, उतना ही ज्यादा वो क्या होगा? डेविएट होगा, स्कैटर्ड होगा, है कि नहीं? और अगर बिल्कुल इसी लाइन आएगा तो सीधा बाउंस बैक होगा, 180 डिग्री पे होगा। तो ये बताता है कि एक्सिस से कितना दूरी पे ये आ रहा है अल्फा पार्टिकल।
ठीक है, इस पे डिपेंड करता है, यानी एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है इस पे डिपेंड करता है कि ये कितना डिफ्लेक्ट होगा या कितना नहीं होगा। जितना ज्यादा दूर रहेगा उतना ही स्कैटरिंग कम होगा, और जितना इसके क्लोज रहेगा उतना ही स्कैटरिंग ज्यादा होगा। इसको हम बोलते हैं बी। इसको क्या बोलते हैं बेटा? हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ये अल्फा पार्टिकल के पाथ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे बी से, और इसी को नाम देते हैं हम इंपैक्ट पैरामीटर। क्या नाम देते हैं बाबू इसको? इसी को नाम देते हैं हम इंपैक्ट पैरामीटर। क्या नाम देते हैं बाबू? इसी को नाम देते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। क्या नाम देंगे? इसी को नाम देते हैं हम इंपैक्ट पैरामीटर नाम देते हैं। ये बता देगा आपको कि ये कितना एंगल से स्कैटर्ड होगा, कितना एंगल से डेविएट होगा, है ना। ये ऐसे आएगा, ऐसे 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 चला जाएगा, ठीक है। अब ये बता देगा आपको कि ये कितना एंगल से डेविएट हुआ है, ये बता देगा बी की वैल्यू, ठीक है। बी से पता चल जाएगा आपको कि कितना एंगल पे डेविएट होगा। है समझ में? कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए एक फॉर्मूला लिखो बाबू, इसके लिए एक फॉर्मूला लिखो। क्या लिखोगे? लिखो B इज इक्वल टू, लिखो B इज इक्वल टू होता है आपका के मतलब 1/4πε0, ठीक है। जेड ई स्क्वायर, लिखो के जेड ई स्क्वायर कॉट θ/2 डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी। बात सुन आ गया बाबू? बात सुन आ गया सभी लोगों को, है ना। तो ये रिलेशन आ गया बी में और थीटा में। कितना बी होगा तो कितना थीटा होगा, है ना। और अगर कितना थीटा तुमको दिया हो तो तुम ये बता सकते हो कि कितना डिश पे वो आ रहा होगा, वाइस वर्सा, जो मर्जी करो, है ना। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द बी एंड द थीटा। इससे आप निकाल सकते हो कि कितना एंगल पे वो डेविएट हो जाएगा। ठीक है बाबू, सभी लोग को क्लियर है? एनी प्रॉब्लम सर अप टू हेयर? हाँ बोलो बेटा। बोल इसमें दो। के ई का वैल्यू 5.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट लेंगे ना? किसमें? इसमें नहीं दिया रहेगा, ये दिया रहेगा 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में लिया था, ठीक है। बाकी इसमें क्वेश्चन आपको constant दिया है। हुआ रहेगा। हाँ नहीं 5.5 कांस्टेंट नहीं है बेटा, आपको दिया रहेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन, क्वेश्चन टू क्वेश्चन दिया रहेगा। बात समझ आ गई? एनी प्रॉब्लम किसी को भी? चलो अब जरा ध्यान दो, ये भी ध्यान दो, ये भी ध्यान दो। अगर आपने इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हटाया है तो कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने एंगल पे डेविएट होगा, स्कैटर्ड होगा, उसके लिए भी मैं एक इक्वेशन, एक फॉर्मूला दे देता हूं जो आपको काम आता है, जो आपको काम आता है, यूज पड़ता है। क्या पड़ता है बाबू? यूज पड़ता है, ठीक है। तो लिख लो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स scattered at an angle theta। ये होता है कैपिटल एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/sin⁴ θ/2। समझ आ गया बाबू? है ना, ये डिपेंड करता है इस पे, है ना, कितना एंगल पे कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड होता है, वो इस फॉर्मूला पे आप रख करके क्वेश्चन बना सकते हो। ऐसा मैं क्वेश्चन एक करवाऊंगा, ठीक है। क्लियर हो गया बाबू सभी लोगों को? कोई दिक्कत है किसी को? क्लियर हो गया बाबू सभी लोगों को? यहां तक कोई दिक्कत?
तो ये थी सारी चीजें रदरफोर्ड के लिए था। ये किसके लिए था? ये सारी एक्टिविटी रदरफोर्ड ने किया था एक्सपेरिमेंट, और ये सारा ऑब्जर्वेशन सारे रदरफोर्ड ने किया। ठीक है, ओके। लेकिन लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी रही जिसको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्या नहीं कर पाया? क्या क्या नहीं कर पाया? तो सबसे पहला लिखो, हेडिंग दो बाबू, लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। लिखो, टॉपिक का नाम लिखो बाबू, लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। लिखो, लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल का क्या लिमिटेशन रहा, ये हमें समझना है। क्या क्या प्रॉब्लम आई उसमें, क्या क्या प्रॉब्लम उसमें आई, ये आपको देखना पड़ेगा। देखो, सबसे पहला जो प्रॉब्लम रही, सबसे पहला जो प्रॉब्लम रहा वो ये रहा कि अगर ये हमारा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, तो ये चार्ज पार्टिकल है। ये क्या है बेटा? चार्ज पार्टिकल है। और चार्ज पार्टिकल मूविंग है, एक्सिलरेटिंग। क्या ये एक्सिलरेटिंग है? इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना? तो ये एक्सिलरेटिंग है चार्ज। तो वेव थ्योरी है ना, इवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार क्या होना चाहिए? अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेटेड है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से वह एनर्जी रेडिएट करना चाहिए। क्या करना चाहिए बाबू? अगर कोई चार्ज पार्टिकल अगर एक्सिलरेटेड है तो ये एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ये एनर्जी रेडिएट करते रहेगा तो क्या होगा? ये धीरे 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 नजदीक आते जाएगा, और ये स्पाइरल पाथ फॉलो करके क्या होना चाहिए? ये न्यूक्लियस में कोलैप्स कर चाहिए, है ना? तो जब सारा इलेक्ट्रॉन, हर एटम में इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व करता ही करता है, और इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेटेड ही होता है, और वह एनर्जी रेडिएट करना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से। तो ये क्या होना चाहिए? इसकी रेडियस धीरे धीरे छोटा होते रहना चाहिए, और छोटा होते होते क्या होना चाहिए? न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाना चाहिए। और जब न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन कोलैप्स हो गया तो एटम तो बचा ही नहीं, है ना? एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लेकिन हम तो अभी भी देख रहे हैं, इतना सारा दुनिया है ना, सारा एटम से बना हुआ है ही, लेकिन रदरफोर्ड के हिसाब से तो होना नहीं चाहिए था। इस चीज को वो उन्होंने क्लैरिफाई नहीं कर पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्या हो पाया बाबू? इस चीज को एक्सप्लेन नहीं हो पाया फ्रॉम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। क्यों ऐसा होता है ना? क्यों नहीं गिर जाता? ठीक है, जबकि गिरना चाहिए। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं बन पाया फ्रॉम एटॉमिक रदरफोर्ड मॉडल। बात में आ गया? पहला ये हुआ, पहला। ठीक है, दूसरा उसमें यह सवाल उठा कि अगर ये एनर्जी रिलीज कर रहा है तो हर मोमेंट पे एनर्जी रिलीज करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हर मोमेंट पे एनर्जी करना चाहिए। ठीक है बाबू, कोई गैप नहीं होना चाहिए, रेगुलर एनर्जी निकलते रहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, एनर्जी निकलती है लेकिन कंटिन्यूअस नहीं निकलती। कभी निकलेगी फिर बंद हो जाएगी,
कभी निकलेगी फिर बंद हो जाएगी, और जब निकलेगी भी तो स्पेसिफिक वेवलेंथ का निकलता है, स्पेसिफिक वेवलेंथ का, है ना, सीरीज में। जबकि इनके अनुसार क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस निकलते रहना चाहिए। इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, है ना। तो रदरफोर्ड भी क्या हो गया, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल भी फेल हो गया है। समझ में क्या हो गया, थॉमसन भी फेल, रदरफोर्ड भी फेल। ठीक है, लेकिन आपको पास ही होना है आईआईटी में, ये भी ध्यान रखना। समझ रहे हैं भाई, हैं बड़े बड़े साइंटिस्ट फेल हो रहे हैं, इट्स ओके, बट आप लोगों को आईआईटी पास ही होना है, ऐसा मूड मत बना लेना। है ऋतिक, कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट फेल हो गए, मेरे मैं फेल हो जाऊं तो क्या दिक्कत है ना, मैं भी फेल सही, है कि नहीं। ऐसा माइंड में नहीं लाना है, आप लोग को आईआईटी पास ही होना है। तो लिखो बेटा, ये दोनों चीज को मैं लिखवा देता हूं, लिख लो, वर्ड में लिख लो, है ना, समझने के लिए, रिवीजन के लिए आपको नोट्स में होना चाहिए। लिखो, पहला लिखो बेटा, पहले ये ड्राइंग बना लोगे बेटा, पहले ये ड्राइंग बना लो अच्छे से, ठीक है समझने के लिए। पहले ये ड्राइंग बना लो एक, उसके बाद मैं लिखवाता हूं आपको। कर लिया सभी लोग, सभी लोगों ने कर लिया, चलो लिखो, फर्स्ट लिखो, लिखो बाबू, फर्स्ट लिखो, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, राइट डाउन, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी,
हाँ क्लियर है ना, लिखो, मैंने क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी an accelerated charge particle an accelerated charge particle an accelerated charge particle must radiate एक बार स्टार्टिंग से बोलिए तो। सुनो, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी an accelerated charged particle must radiate electromagnetic energy. So an electron revolving in an orbit. So an electron revolving in an orbit should continuously lose energy. And move in orbits of gradually decreasing radii. And move in orbits of gradually decreasing radii. Hence, the electron should follow. A spiral path. And finally it should collapse. Aspirate. Into the nucleus. Finally it should collapse into the nucleus. करेक्ट है, तो ये कोलैप्स हो जाना चाहिए, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, लिखो 10 द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल 10 the Rutherford atomic model cannot explain the stability of an atom. एटम स्टेबल है, क्यों स्टेबल है, ये रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है, इसीलिए रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल फेल हो गया। ठीक है बाबू, क्लियर है सबको? क्लियर सबको? गुड, चलो सेकंड पॉइंट लिखो बाबू, सेकंड पॉइंट लिखो। as the electrons spiral inwards, their angular velocities and frequencies as the electrons spiral
spiral inwards, their angular velocities and frequencies, would change continuously, and so the frequency of emitted light will also change. So the frequency of emitted light will also change. ठीक है, फिर लिखो, they would emit a continuous spectrum, they would emit a continuous spectrum instead of the actually observed line spectrum, instead of the actually observed line spectrum. क्लियर है सबको? एनी प्रॉब्लम किसी को भी? क्लियर हो गया? वेरी गुड। तो ये था हमारा रदरफोर्ड के बारे में सब कुछ। क्या स्पेक्ट्रम इंस्टेड ऑफ द एक्चुअली ऑब्जर्व्ड लाइन स्पेक्ट्रम, है ना? ठीक है, एक्चुअली क्या होना चाहिए, इससे जो लाइट निकलना चाहिए एनर्जी, वो कंटिन्यूअस निकलना चाहिए, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं निकलता है, वो लाइन क्रम निकलता है ना, स्पेसिफिक ग्रुप में निकलता है या स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी का निकलता है और फिर नहीं निकलता है, जबकि इनके हिसाब से हमेशा निकलते रहना चाहिए कंटिन्यूअस। इस चीज को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया और इसलिए रदरफोर्ड फेल कर गया। बात में आ गया? क्लियर है? जब रदरफोर्ड फेल हो गया तो एक तीसरा साइंटिस्ट का एंट्री हुआ, ठीक है, जिसका नाम था, क्या नाम था भाई? हैं? क्या नाम था? नील्स बोर नाम था। क्या नाम था? नील बोर, है ना? ठीक है, बोर। तब हम लोग पढ़ेंगे बोर्स थ्योरी, पढ़ेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे, ठीक है। चलो हेडिंग दो बाबू, नेम दो। जब ये फेल हो गया तो इसको दूर करेगा कौन? जो खामियां रह गई थी, थॉमसन की खामियां को थोड़ा थोड़ा रदरफोर्ड ने किया, रदरफोर्ड के कुछ कुछ खामियां को अब दूर कौन करेगा?
Recording in progress. हाँ बाबू, आगे सब लोग चलो। हम लोग कर रहे थे क्या, बोर्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड जब फेल हुआ तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसकी त्रुटियों को दूर करने के लिए कौन आया, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के बदले कौन आया, उसके बाद बोर। अब हम लोग पढ़ेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं। क्या हो गया बाबू, हम लोग पढ़ेंगे अब बोर्स एटॉमिक मॉडल। लिख लो सभी लोग, लिख लो सभी लोग। नहीं चलेगा, थोड़ा सा कोरोना की वजह से है ना। नहीं तो अभी हम लोग अच्छा कंडीशन में हो जाते नहीं, फिर आपका काम अच्छा खासा हो गया होता। जो हम लोग सोचे थे ना कि आपको पूरा परमानेंट कर ले यहीं पे एक ही जगह, वो अब तक हो गया होता, लेकिन ये 2 साल ना बर्बाद हो गया पूरा। कोई नहीं, सब सही हो जाएगा। हाँ हाँ बाबू, हम लोग कर रहे थे बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। क्या कर रहे थे, बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब हम लोग बोर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बोर ने उस चीज को दूर कैसे किया। तो जो रदरफोर्ड में प्रॉब्लम आ रही थी कि वो घूम घूम के न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, सबसे पहला उन्होंने उसी पे अटैक किया। बोर ने पहले उसी को क्लैरिफाई किया कि ये नहीं गिरना चाहिए, गिरता भी नहीं है और गिरना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं गिरना चाहिए, इसके पीछे उन्होंने क्या लॉजिक दिया। इसके पीछे उन्होंने एक अपने नाम से एक नाम दिया, क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्या नाम दिया बाबू, उन्होंने नाम दिया क्वांटाइजेशन कंडीशन। लिखो, बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। लिखो बाबू, लिखो बोर्स, लिखो बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। लिखो, बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, लिखो, बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना। इन्होंने क्या बोला, जरा बात को समझना, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि कोई भी ऑर्बिट ऐसे ही नहीं हो सकता, या कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसे ही किसी भी ऑर्बिट में नहीं चल सकता। जैसे मान लीजिए आपने ये ऑर्बिट ले लिया, आपने क्या किया, आपने ऑर्बिट ले लिया, ठीक है, ये ऑर्बिट ले लिया, ठीक है बाबू। तो इन्होंने बताया कि इसमें आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वेव नेचर शो करता है, उसकी वेवलेंथ होनी चाहिए। और वेवलेंथ कैसे होती है, ऐसे ऐसे होती है, नहीं होती है पढ़ा है ना आपने वेव थ्योरी। तो क्या होगा, 1 2 3 4
5, कितना हो गया बाबू? 5.5 हो गया। कितना हो गया? 5.5। तो इस रेडियस के सरकमफ्रेंस में पेरीमीटर में कितने वेवलेंथ आ रहे हैं, एडजस्ट हो रहे हैं? 5.5 एडजस्ट हो रहे हैं, है ना। तो इन्होंने बताया, बोर ने बताया कि नहीं, ये रेडियस का सर्कल एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसा रेडियस का सर्कल ऑर्बिट एक्सेप्टेबल होगा जिसमें इंटीग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ एडजस्ट हो सके। कहने का मतलब यह है कि इससे थोड़ा छोटा कर दो, आप इससे थोड़ा छोटा कर लो, और अगर इसमें 5 आ जाए, इसे ऐसा छोटा करो जिसमें 5 वेवलेंथ एडजस्ट हो जाए। कितना हो जाए बाबू? 5 वेवलेंथ अगर एडजस्ट हो गया एग्जैक्टली, तो हम बोलेंगे कि ये ऑर्बिट सही है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, ये ऑर्बिट एक्सेप्टेबल है। ठीक है, लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर बड़ा करना चाहो तो बड़ा कर लो। आपको ऐसा बड़ा करना है जिसमें 6 वेवलेंथ एडजस्ट हो जाए। अगर 6 वेवलेंथ एग्जैक्टली इसमें एडजस्ट हो गया तो हम बोलेंगे कि ये ऑर्बिट एक्सेप्टेबल है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। बात में आ गया बाबू? क्लियर है? यानी कि क्या बोला इन्होंने, बोर ने बताया कि ऐसा रेडियस एक्सेप्टेबल होगा जिसमें एग्जैक्टली इंटीग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ एडजस्ट हो सके। एग्जैक्टली 5.25 नहीं चलेगा, 5.75 नहीं चलेगा, है ना। या तो सीधे 5 हो या 6 हो। यानी करने का मतलब ये निकल के आ रहा है रिजल्ट कि इनके बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं घूम सकता है। सोचोगे आप ये ले लूं, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। जगह खाली है लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं घूम सकता है, ऐसा नहीं है। जिस तुम लोग सोचते होगे ना कि एरोप्लेन चलाने वाले को, हम लोग साइकिल चलाते हैं तो आदमी देख के चलना पड़ता है कि धक्का ना लग जाए, है ना। धक्का लगेगा तो मार देगा एक लपड़, है, सोच के चलते ना भाई, है। और हवाई जहाज चलाने वाला कितना ईजी है, जहां मर्जी वहीं लपेट दो, धक्का लगना है नहीं, है कि नहीं? है भाई, हवा में कौन है? कभी कभी हो सकते नारद मुनि टकरा जाए, लेकिन वो भी मिलेंगे तब तो नहीं, जने तो नहीं मिलेंगे, तो जहां मर्जी वहां घूम लिया जाए। तो ऐसा उन लोगों को भी नहीं होता है, एरोप्लेन वाले को भी ऐसा नहीं होता है। नहीं तो आप देखना, आपके छत के ऊपर से जो एरोप्लेन आती है वो देखना हमेशा एक ही लाइन पे आती है। ऐसा नहीं कि कोई इधर से आ गया तुम्हारे छत से, कोई इधर से आ गया, ऐसा कभी देखा है? ऐसा नहीं देखा होगा। उनका भी एक प्रॉपर रूट होता है कि नहीं। वो जितनी जहाज आएगी आपके छत के ऊपर वो एक ही लाइन से ऐसे निकल गई, है ना। उनका भी एक पाथ होता है, समझा। उसी तरह से यहाँ पर भी पाथ है बेटा, या तो यहाँ इलेक्ट्रॉन घूमेगा या यहाँ इलेक्ट्रॉन घूमेगा। सोचो कि इनके बीच में जहां मर्जी घुमा ले, ऐसा नहीं होता। ये किसने बोला? ये समझाया बोर ने, ये समझाया बोर ने कि या तो इस ऑर्बिट में चलेगा या इधर चलेगा, या इससे बाहर चलो या इससे अंदर चलो। ऐसा ऑर्बिट लेना है जिसमें, है ना, 1 वेवलेंथ एडजस्ट हो जाए, 2 वेवलेंथ एडजस्ट हो जाए, 3 वेवलेंथ एडजस्ट हो जाए, है ना। इंटीग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ एडजस्ट होना चाहिए, वही ऑर्बिट आपको एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया कि अगर इनका रेडियस r लेते हो तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा बाबू? 2πr के बराबर होगा। तो ये 2πr जो लेंथ होगा वो n नंबर ऑफ वेवलेंथ के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? n नंबर ऑफ वेवलेंथ के बराबर होना चाहिए, है ना। अगर ये है तभी एक्सेप्टेबल है वो रेडियस r ऑर्बिट के लिए, अदरवाइज वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये बोर्ड ने क्लियर बोल दिया, ठीक है। अच्छा, यहां पर लिख लो n की वैल्यू क्या होना चाहिए? इंटीजर तो बोल रहा हूं, इसमें ऐसा नहीं कि निगेटिव ले लेना तुम लोग, है भाई, कि -2 ये होता है 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, n की वैल्यू क्या लेंगे? 1 2 3 4 ऐसा लेंगे, ठीक है।
अच्छा, ये हो गया, इन्होंने बताया बोर ने, इन्होंने बताया, बोर ने ये बताया, ठीक है। लेकिन तुम्हारे पुराने जो मित्र थे डी ब्रॉय, उन्होंने क्या बोला था बाबू? हैं? तुम्हारे पुराने मित्र, पुराने चैप्टर वाले के, पिछले वाले चैप्टर के दोस्त जो थे तुम्हारे, डी ब्रॉय, उन्होंने क्या बोला था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिकल है तो उसका वेवलेंथ जो होता है वो वेव की तरह बिहेव तो करता ही करता है, और उसका लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है? h/mv। यहां लिख लो, फ्रॉम डी ब्रॉय इक्वेशन। तो अगर मैं इस लैम्डा को इसमें पुटअप कर दूं तो क्या हो जाएगा? देखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा? 2πr = n × h/mv हो जाएगा बाबू, क्लियर है? और अगर ये हो गया तो फिर क्या हो जाएगा? इस mv को इधर कर दूं तो क्या हो जाएगा? mvr = n × h/2π। और इसको क्या बोलते हैं बाबू? हम इसको क्या बोलते हैं? क्लियर है बाबू? यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, mvr को क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। तो या तो इस भाषा में बात करो, या इसी को हम दूसरे सेंटेंस में ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में चक्कर काटेगा जिस ऑर्बिट में उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π के बराबर हो, है ना? उसी ऑर्बिट में वो चक्कर काटेगा, अदरवाइज वह ऑर्बिट एक्सेप्टेबल होगा ही नहीं। बात समझ आ गई? इसको बोलते हैं बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इसको बोलते हैं बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्लियर हो गया? अच्छा अच्छा, हाँ अभी मिलेंगे, है ना? ठीक है, कहीं जा रहे हो आप? क्लियर है बाबू सब लोगों को? तो ये हो गया बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, है ना? बोर ने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में चक्कर काटेगा जिस ऑर्बिट में उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होगा। अगर नहीं होगा तो वह ऑर्बिट एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर काट ही नहीं सकता। ये बोर ने पहले ही क्लियर कर दिया, ठीक है? तो जो रदरफोर्ड का जो ये चक्कर था कि भाई ऐसे ऐसे घूमते 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 ऐसे हो जाएगा, ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है भाई साहब। इधर इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकता, ये सब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ ही नहीं सकता। उन्होंने क्लियर बोल दिया कि ये सब जो है ना, ये सब दिमाग से निकाल दो, ठीक है? ये सब हो ही नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ ही नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ रहेगा या यहाँ रहेगा, वहीं पे रहेगा जहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, नहीं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकता। फालतू की बात है कि इधर से ऐसे गिरते रहेगा स्पाइरल घेंघा की तरह, ऐसा नहीं होता बाबू, है समझ में? है ऐसा नहीं होता, ठीक है?
ये क्लियर कर दिया बोर ने। अब क्या बोला, ये क्लियर करने के बाद, बोर ने ये क्लियर करने के बाद बोर ने अपना फंडा दिया, उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया और बहुत तरीके से दिया, है ना। उसको मैं 4 पार्ट में आपको लिखवाऊंगा ताकि बिल्कुल क्लियर रहे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो लिखो बाबू, बोर्स एटॉमिक मॉडल, लिखो पोस्टुलेट्स, लिख लो पोस्टुलेट्स ऑफ, लिखो बाबू पोस्टुलेट्स, पोस्टुलेट्स मतलब उनका मानना, बोर का जो मानना था, है ना, उन्होंने पूरी चीजों को बताया। देखो पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, लिखो सभी लोग, पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। अभियंका, अंजलि, स्नेहा, साक्षी, पिंकी, हैं, आप लोग का पूरा पूरा लक्षण ही है कि आईआईटी भाई, तो आईआईटी डिजर्व ही नहीं करते, नहीं है भाई, और ना सुधारना चाहते। सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है हम डिजर्व नहीं करते इस वक्त, लेकिन अगर मेहनत करेंगे, लक्षण दिखाएंगे तो हमारा दाखिला हो भी सकता है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर कसम खा के बैठे, सर मैं तो जा ही नहीं पाऊंगा, है ना, मुझे जाना ही नहीं है। अगर मुझे आईआईटी का डायरेक्टर भी बुलाने आ जाए ना, तो मैं गाली दूंगा, ताकि मुझे जाके भी भर्ती ना ले। नहीं है ना, कुछ लोग ऐसे हैं भाई साहब, क्या करोगे, है ना, है कि अगर बुलाने भी आ जाए डायरेक्टर घर, हाथ जोड़ करके कि भाई साहब चलिए आईआईटी में एडमिशन ले लें, तो उसको मुंह पे गाली दे देंगे ताकि वो वहीं से रिटर्न हो जाए। नहीं, ऐसा है कुछ लोग, है भाई साहब, सुधरना ही नहीं चाहता है, क्या करोगे। अच्छी बात है ना, जिसका जो प्रतिज्ञा है ना, है धरती आकाश पाताल को मान के लिया है प्रतिज्ञा, वो भी सही होना चाहिए, है ना। भीष्म प्रतिज्ञा है भाई, अच्छी बात, प्रतिज्ञा मत तोड़ो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो, बोर्स एटॉमिक मॉडल को हम 4 पार्ट में समझेंगे, ठीक है। सबसे पहला समझेंगे हम लोग, न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट। पहला लिखेंगे हम लोग न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये उन्होंने वही बोला जो रदरफोर्ड और थॉमसन ने लगभग लगभग चीजें को बताया था, क्योंकि वो सब भी तो चीजें सही थी, है ना। तो उन्हीं को उन्होंने कॉम्पैक्ट करके बताया न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट, बोर के हिसाब से क्या होना चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखा उन्होंने, लिखो बाबू, न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया, लिखो एन एटम कंसिस्ट्स ऑफ, लिखो बाबू, इन्होंने बताया एन एटम कंसिस्ट्स ऑफ a small and massive central core, देखो an atom consists of a small and massive central core। ये massive central core को क्या बोलेंगे बाबू, कौन बताएगा, ये बताएगी पिंकी, क्या बोलेंगे उसको, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, वाह क्या बात है ना। इन लोग दिमाग लगाए ना तो इन लोग आईआईटी के नीचे बात ही नहीं करेगा, लेकिन दिक्कत क्या है कि दिमाग लगाएगा नहीं, क्या करोगे, है ना। इन लोग को आईआईटी के नीचे दाखिला नहीं होना चाहिए, हो ही नहीं सकता, लेकिन मौका मिलेगा शटर बंद दिमाग का, नहीं शटर खोल कर रखेगा इन लोग को, श्योर आईआईटी है। चलो लिखो बाबू, मासिव सेंट्रल कोर कॉल्ड न्यूक्लियस, called nucleus, around which planetary electrons revolve, around which planetary electrons revolve। क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ठीक है। इसी का आगे लिखो बाबू, अब ये घूमेगा, रिवॉल्व करेगा किसी के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे, तो उसको क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। वो कौन देगा, तो वो देता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन फोर्स जो होगा ना, वही प्रोवाइड करता है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स को, ठीक है। तो लिखो बाबू, द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड, देखो द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड
for their rotation, the centripetal force required for their rotation is provided by the electrostatic attraction. Is provided by for their rotation is provided by the electrostatic attraction between the electrons and the nucleus. By the electrostatic attraction between the electrons and the nucleus. Between the electrons and the nucleus. क्लियर है? एनी प्रॉब्लम किसी को? तो ये था न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट। ये वही चीज बताया उन्होंने कि कोई भी एटम में सेंट्रल कोर होता है जहां पे पूरे मास और पूरा चार्ज लगभग स्टोर होता है। उसको जगह को नाम बोलते हैं हम न्यूक्लियस, और उसी के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है, और इस चक्कर काटने के लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए सेंटर के तरफ, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो होगा वही उसको प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, ये था न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट। ठीक है, दूसरा लिखो बाबू, क्वांटम कंडीशन। इसके बाद उन्होंने एक्सप्लेन किया क्वांटम कंडीशन, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। क्वांटम का मतलब क्या होता है मैंने बताया था, क्वांटा याद है, भूल गया है? बल्क में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बल्क में। जैसे बोला था ना, आपको पेन खरीदना है तो या तो एक खरीदोगे या दो खरीदोगे। क्या खरीदोगे? एक खरीदोगे या दो खरीदोगे, है ना? एक मैथमेटिशियन था, वो चला गया, बोला भाई मुझे ना 3.95 पेन दे दो। तो दुकानदार क्या करेगा बाबू? हैं? बोलेगा ऐसा करो, है ना, 4 का पैसा जोड़ के बता देगा, बेटा पैसा यहाँ जमा करो, और इसको ना 3.95, 3.25, 3.75 पूरा मैथमेटिक्स का दिमाग तुम लगाते रहना घर में बैठ के। यहाँ पे 4 का पैसा जमा करो, घर जाओ, है ना? ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पर क्वांटम है बेटा। क्वांटम मतलब इन्होंने क्या बताया बोर ने, कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होना चाहिए, है ना? ये उसी ऑर्बिट में चक्कर काटेगा जिसमें क्या हो, L = n × h/2π होना चाहिए। उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेगा, वही ऑर्बिट एक्सेप्टेबल होगा। बाकी कोई भी ऑर्बिट इधर उधर का आए बाएं, है ना, आगे पीछे एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये n की वैल्यू या तो 1 होगा या 2 होगा, बीच में 1.75 मत बोल देना किसी को, है ना? 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन बीच का कोई फ्रैक्शन वाला पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है बाबू, क्लियर हो गया? जहां पर n की वैल्यू क्या होगी बाबू, यहाँ पे 1, 2, 3 एंड so on। ठीक है, चलो इसको बंद ही कर दो यार, खाना कुछ होना जाना है। ठीक है, क्लियर है? चलो इसके बाद लिखो बाबू नेक्स्ट। अच्छा सुनो, ये जो n जो लिखो ना 1, 2, 3, 4, इसी को तुम लोग केमिस्ट्री में क्या बोलते हो? क्वांटम नंबर बोलते हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हो केमिस्ट्री में। ठीक है, या इसी को हम क्या बोलते हैं फिर, है ना, KLMN सेल के तौर पे बोलते हैं, है ना? ठीक है, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर इंटीजर बोलते हैं हम लोग फिजिक्स में, है ना? इंटीग्रल वैल्यू 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो इसका थर्ड लिखो, स्टेशनरी ऑर्बिट। लिखो स्टेशनरी ऑर्बिट, लिखो भाऊ। थर्ड लिखो स्टेशनरी ऑर्बिट लिखो। अभी स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होगा, तो बोर ने बताया कि जो हमारे हिसाब से बोर कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए
जो एक्सेप्टेबल ऑर्बिट हैं, अगर इलेक्ट्रॉन उसमें घूमेगा तो कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। जो रदरफोर्ड में पंगा चल रहा था कि एनर्जी लॉस होना ही चाहिए और धीरे धीरे गिर जाना चाहिए कहाँ, न्यूक्लियस में, ऐसा नहीं हो सकता। इन्होंने क्लियर बोला कि जो हमारे क्वांटम कंडीशन के हिसाब से ये ऑर्बिट जो लेगा, उस ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। ये भूल जाओ कि वो घूमते घूमते गिर जाएगा, नहीं, गिरे एनर्जी लॉस होगा ही और उसमें कंटिन्यूअस घूमता रहेगा। ठीक है ना, कंटिन्यूअस घूमता रहेगा, इसलिए एटम एग्जिस्ट करेगा, एटम एग्जिस्ट करेगा। ठीक है बाबू, तो लिखो स्टेशनरी ऑर्बिट में, लिखो बाबू, लिखो while revolving in permissible orbits, परमिसिबल मतलब वही जो क्वांटाइजेशन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं। लिखो while revolving in the permissible orbits, लिखो while revolving in the permissible orbits, an electron does not radiate energy, an electron does not radiate energy। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, है समझ में, है ना। एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी। दीज नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स, दीज नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स, दीज नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स। These non-radiating orbits are called stationary orbits, है ना। इसको क्या बोलेंगे, स्टेशनरी ऑर्बिट बोलेंगे, यानी स्थिर, एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन आराम से घूमते रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेफ है, बिल्कुल सेफ है। फिर इसको क्या दिया गया, स्टेशनरी ऑर्बिट नाम दिया। क्या नाम दिया गया, स्टेशनरी ऑर्बिट नाम दिया। हाँ, क्या This बता, non-radiate energies. It's called, are called stationary orbits, are called stationary orbits। ठीक है बेटा, हो गया। चलो, ये थर्ड बताया है ना, इसको फोर्थ भी बताया। नेक्स्ट लिखो फोर्थ, नेक्स्ट लिखो बाबू, फोर्थ लिखो। ठीक है, फोर्थ लिखो बाबू। फोर्थ लिखो। फोर्थ में देखो बाबू क्या होता है। फोर्थ में इन्होंने बताया, फोर्थ में इन्होंने बताया कि अगर मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और ये आपका ऑर्बिट है, ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3 एंड सो ऑन। ये न्यूक्लियस है आपका, ठीक है, ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट है 1 2 3, है ना। इन्होंने ये बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहां पर है तो ये न्यूक्लियस के साथ क्या होता है, अट्रैक्टेड होता है, बॉन्डेड होता है। तुम ऐसे मर्जी नहीं कि भाई चल 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 समोसा खा लेते, ऐसा नहीं चल देगा तुम्हारे लिए, ऐसा में ऐसा उठ करके ये नहीं चल देगा, ऐसा में। ये क्या होता है, ये न्यूक्लियस से बाइंडेड होता है बेटा। क्या होता है, ये न्यूक्लियस से बाइंडेड होता है, इसको निकालना इतना इजी नहीं होता है। और अगर जो जितना क्लोज है, ये इतना क्लोज है, तो इसको और दिक्कत है निकालना। आप जो केमिस्ट्री में पढ़े हो, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन जो निकालते हो वो कहां से निकालते हो, वो सबसे बाहर वाले ऑर्बिट से निकालते हो, आउटरमोस्ट ऑर्बिट, जिसको नाम बोलते हो तुम लोग वैलेंस ऑर्बिट। क्या नाम देते हो बेटा उसको, वैलेंस ऑर्बिट। और वैलेंस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो सबसे दूर होता है तो वो लूजली बॉन्डेड होता है ना, वो आसानी से बाहर आ सकता है, वो आसानी से बाहर जा सकता है ना। इसको हल्का सा बोलोगे भाई पार्टी, उठ के चल देगा, कॉपी किताब बंद,
चलो भाई कहाँ चलना है, रेडी है ना, सीधे खड़ा हो जाएगा, है ना। आईटी के किनारे, आईटी माइंड से निकल गया, भूल गया आईटी भी मैं कर रहा हूँ, भूल जाएगा। हाँ भाई रेडी हो, कहाँ चलना है ना। ऐसे लोग भी होते हैं। तो ये कौन है, ये वैलेंस वाले हैं भाई साहब, ये कौन है, वैलेंस वाले। ठीक है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और तुम लोग क्या कहलाते हो, कुछ लोग इसमें से वैलेंस स्टूडेंट, है ना। कौन कौन है भाई वैलेंस स्टूडेंट है, इसमें कितने लोग हैं वैलेंस स्टूडेंट है, जिसको बस जैसे कुछ बोलो आईटी की शाखा पे रखा जाएगा और चल देगा। ये बेटा इसको निकालना आसान है, इसको निकालना आसान है। ये चूंकि लूजली बॉन्डेड है, ये क्या है बेटा, लूजली बॉन्डेड है। अब ये क्या होता है पता है आपको, अगर मैं बोलूं इसका एनर्जी है, इसका एनर्जी E2 है, इसका एनर्जी E3 है, तो क्या बोलेंगे बाबू, है क्या बोलेंगे, एनर्जी किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा। जितना बाहर है उसका एनर्जी उतना ही मैग्नीट्यूड में ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड में इसका एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि इसकी एनर्जी है ऑलरेडी, तो ये निकल जाएगा आसानी से। तो क्या होता है बाबू, यहां लिख लो E3 इज ग्रेटर देन E2 इज देन E1। जितना बाहर उतना एनर्जी उसको ज्यादा, जो इलेक्ट्रॉन जितना अंदर उसका एनर्जी उतना ही कम, और जिसमें एनर्जी जितना कम उसको बाहर निकालने के लिए उतना ताकत ज्यादा लगाना पड़ेगा। ऐसा में उसको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। बात समझ रही है, जो जितना लड़का धीमा है उसको आईटी निकालने के लिए मुझे ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, तभी वो निकाल पाता, नहीं तो नहीं निकाल पाता, है कि नहीं। और जो लड़का तेज है उसको हल्का सा हेल्प करो, आईटी निकाल देगा, है कि नहीं। इसलिए तो क्या करते हैं, इसीलिए तो टेस्ट लिया जाता है पहले, कि भाई पहले हमारे टेस्ट में पास हो जाओ, तभी एडमिशन लेंगे हम, पहले तभी हम एडमिशन लेंगे भाई साहब, है ना। लड़का अच्छा का छट गया, हल्का पढ़ाया, आईटी श्योर, है कि नहीं। और ये आप लोग का जो ग्रुप है इसमें क्या है, कोई एडमिशन नहीं, कोई टेस्ट नहीं, जो भी बच्चा है सब पढ़ो, जो पढ़ना चाहता है वो रहेगा यहाँ पे, कोई टेस्ट फेस्ट नहीं। धीमा है तो क्या दिक्कत है भाई, उसको पढ़ने का हक नहीं है, उसको ही पढ़ने का बराबर है, सीखना चाहता है बेचारा। और ठीक है आईटी नहीं जाएगा, अरे अपने काबिलियत के हिसाब से कहीं ना कहीं तो सेट होगा, है। धीमा होने का मतलब ये थोड़ा ना होता कि अनपढ़ रहना चाहिए उससे, है बाबू, अनपढ़ तो नहीं रहना चाहिए ना, ठीक है, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर क्या है, कोई टेस्ट नहीं बेटा, हर बच्चों को यहाँ पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया बाबू, यहाँ पे E3 ग्रेटर देन E2 ग्रेटर देन E1, क्या हो गया, E3 ग्रेटर देन E2 ग्रेटर देन E1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, जो जितना क्लोज रहेगा उतना ही वो बाउंडेड ज्यादा कहलाता है, उसकी एनर्जी कम होती है, उसको निकालने के लिए काम, उसको एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको निकालने के लिए एनर्जी इसके पास ऑलरेडी थोड़ा सा कम रहा होगा, वो दे दिया जाएगा, बाहर आ जाएगा, सीधे बाहर। अच्छा अब जरा बात को समझना बेटा, यहाँ इन्होंने ये बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ये है, ठीक है, तो ये क्या करता है पता है, अगर तुम इसको एनर्जी दोगे तो ये अपना से हायर एनर्जी में जा सकता है, अपनी एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी वाले लेवल में जा सकता है, यहां से यहां जा सकता है। इसलिए क्या होगा, एनर्जी आपको देना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। एनर्जी अगर सप्लाई करोगे तो ये सेकंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में भी जा सकता है इलेक्ट्रॉन, तो इसकी एनर्जी लेवल ज्यादा है, तो जितना गैप है ना उतना एनर्जी आपको देना पड़ेगा, तभी ये यहां से यहां जा सकता है, नहीं तो नहीं जाएगा, ठीक है। कोई इलेक्ट्रॉन अगर सेकंड में है तो सेकंड से फर्स्ट में भी जा सकता है, यानी ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी में जा सकता है, लेकिन कम एनर्जी में जाएगा तो क्या होगा पता है, एनर्जी रेडिएट हो जाएगा, जो डिफरेंस होगा इनके बीच का, कितना गैप होगा बाबू, E2 माइनस E1 जो होगा एनर्जी डेल्टा I, वो क्या होगा, रेडिएट हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा बाबू, इसमें जो होगा E3 माइनस 2 डेल्टा I, ये जो इनके बीच का एनर्जी गैप है,
डेल्टा ई E3 माइनस E2, इतना एनर्जी तुम्हें सप्लाई करना पड़ेगा, तभी 2 से 3 में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। बात सुना गया? यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी लेवल में भी जा सकता है और लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में भी जा सकता है, लेकिन उसकी क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। अगर हाई टू लो गया तो एनर्जी रेडिएट हो गया, तुमको मिलेगा बाहर, और अगर लो से हाई जाना है तो तुमको एनर्जी देना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा, इतना। बात सुना गया? ये चीजें बेटा असल में इट इज पॉसिबल, इलेक्ट्रॉन का जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट इज पॉसिबल, बट you need to satisfy the condition. You need to supply the energy or the energy may be released. ठीक है, चलो ये हो गया बाबू। यहां तक किसी को समझ में नहीं आया तो बोलेगा एनीबॉडी? किसी को समझ में नहीं आया तो बोलेगा बाबू, किसी को भी? क्लियर है? क्लियर है? एनी प्रॉब्लम किसी को भी? यहां तक क्लियर है बाबू सभी लोगों को? अच्छी बात है। अगर ये क्लियर है तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है। एनर्जी जब निकलता है वेव के फॉर्म में तो उसकी कुछ फ्रिक्वेंसी होती है, और कितनी होती है? E इज इक्वल टू एच न्यू। एच न्यू क्या होती है? E इज इक्वल टू एच न्यू होती है ये फ्रिक्वेंसी, यानी एनर्जी कितना है उसके हिसाब से उसकी फ्रिक्वेंसी आपको डिसाइड होगा। तो यहां पर जो है, अगर यहां से यहां जाती है तो एनर्जी कितना निकलेगा? डेल्टा ई E3 माइनस E2 निकलेगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? एच न्यू। यानी आपको इसको एनर्जी देना पड़ेगा इतना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इतनी फ्रिक्वेंसी का एनर्जी लाइट देना पड़ेगा, इतनी फ्रिक्वेंसी का एनर्जी देना पड़ेगा, वेव देना पड़ेगा, रेडिएशन देना पड़ेगा इतनी फ्रिक्वेंसी का, है ना। अब वो सर थोड़ा थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम दे दे, ऐसा नहीं होता भाई साहब, है ना। थोड़ा कम ज्यादा अपने हिसाब से नहीं करना। यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। यहाँ पर कम ज्यादा का हिसाब किताब नहीं है। तुम सोचोगे सर यहाँ पे ज्यादा दे दूं तो यहाँ आ जाएगा, क्या दिक्कत है? थोड़ा कम दे दूंगा तो ठीक है, यहाँ पे पहुंचेगा सर। तो भाई ये तुम्हारा आईआईटी का एग्जाम नहीं है ना। आईआईटी करते करते सर ट्रिपल आईटी हो गया ना सर, क्या दिक्कत है? एनआईटी हो गया ना, ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पर आईआईटी मतलब आईआईटी ही होना है, समझा। ट्रिपल आईटी और एनआईटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। 1 नवंबर से जो बैच तुम लोग का बनेगा वो क्या होगा? वो आईआईटी वाला ही बैच होगा। वो ट्रिपल आईटी एनआईटी की बात उसमें नहीं होगी। नो, 100% की बात होगी। 99 इज नॉट एक्सेप्टेबल। बोले सर बहुत क्लोज तो है ही सर। नहीं नहीं, कोई क्लोज लो नहीं। 100 मतलब 100%। ठीक है, वो 1 नवंबर
Recording in IIT में इसी साल आया progress. हुआ है क्वेश्चन, दो क्वेश्चन भाई साहब, ये सब 10 नंबर का डिफरेंस कर देता है सीधे। और 10 नंबर में समझो रैंक कितना भागेगा, 10 नंबर में इधर से उधर हो जाएगा। है ये सब चैप्टर को बेटा लाइटली नहीं लेना है, ध्यान से पढ़ाई करनी है ना। जो लाइटली लेगा ना वो सब उसका रैंक फेंका जाएगा, लेकिन हो तो जाएगा लेकिन रैंक बहुत उल्टा सीधा हो जाएगा। हाँ बेटा देखो इधर क्या हो गया हमारा, तो इस फ्रिक्वेंसी का लाइट आपको देना पड़ेगा, न आगे न पीछे, न कम न ज्यादा। ठीक है, यहाँ पर वो सब हिसाब किताब नहीं है। ठीक है, चलो इसके बाद यहाँ पर देखो बाबू, अगर तुम सोचोगे कि ये सेकंड से फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन चला गया तो उससे एनर्जी जो रेडिएट होगी उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, तो वो भी निकाल सकते हो। क्या करोगे, इस डेल्टा ई को क्या करो, एच न्यू के बराबर कर दो और यहां से न्यू की वैल्यू तुम्हें निकल जाएगी। ये जो रेडिएशन निकलेगा उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी वो यहां से पता चल जाएगा, यहां से पता चल जाएगा आपको। क्लियर है, डन। तो आपको रेडिएशन जो निकलता है बाहर वो पर्टिकुलर इसी फ्रिक्वेंसी की निकलेगी, इनके गैप के हिसाब से। और अदर फोर्ड में क्या हो रहा था कि कंटिन्यूअस निकलेगा, हर फ्रिक्वेंसी का निकलेगा, ऐसा नहीं होता बाबू, ऐसा नहीं होता। ये पर्टिकुलर कैलकुलेटिव है, यही एनर्जी निकलेगा और यही फ्रिक्वेंसी का लाइट रेडिएशन होगा, है ना। इससे न कम होगा न ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये रदरफोर्ड का जो प्रॉब्लम था वो दूर हो गया, रदरफोर्ड का जो मिसकॉन्सेप्शन वहां पर हो गया था, है ना, लिमिटेशन, वो यहाँ पर क्या हो गया, दूर हो गया। ठीक है, ये सब बातों से है समझ में। तो इसको बोलते हैं फ्रिक्वेंसी कंडीशन, यानी कि जब कोई हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो एनर्जी रेडिएट होगी और वह रेडिएशन एनर्जी फिक्स होगी और उसके करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी भी क्या होगी, एक स्पेसिफिक होगी। ठीक है, अपने मर्जी से ज्यादा कम नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर तुम्हें सेकंड से थर्ड ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन को लेके जाना है तो आपको रेडिएशन इसी फ्रिक्वेंसी को देना पड़ेगा, ना कम ना ज्यादा। और ये फ्रिक्वेंसी निकालोगे, डेल्टा ई है, आपको पता है डिफरेंस, इनको इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस डिवाइड बाई एच करो, आपको फ्रिक्वेंसी निकल जाएगा। तो कैलकुलेटिव मोड में काम करना है, रैंडम नहीं, कुछ भी नहीं। बात सुना गया बाबू, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी कंडीशन। इतनी देर से हम जो डिस्कस कर रहे थे ये समझाने के लिए, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछता है आपको आईआईटी में। इसी को बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी कंडीशन बोलते हैं। आया समझ में, चल लिखो, अब लिखो, चौथा पॉइंट लिखो, इसको उतार लो पहले, ये सारी ग्राफ ड्राइंग फ्राइंग सब लिखो बेटा, सब बनाओ अच्छे से। ये ड्राइंग जो है ये सारे बनाओ अच्छे से समझने के लिए, ये समझ में आ गया तो आपको पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अच्छे समझो बेटा, अच्छे समझो। उतार लिया, चलो लिखो बेटा, फोर्थ लिखो, फोर्थ पोस्टुलेट लिखो बोर्ड में, फ्रीक्वेंसी कंडीशन लिखो, फ्रीक्वेंसी कंडीशन लिखो बाबू, लिखो, एन एटम कैन इमिट और एब्जॉर्ब, लिखो, एन एटम कैन emit or absorb, an atom can emit or absorb radiation in the form of radiation in the form of discrete energy photons, in the form of
discrete energy photons only when an electron jumps from Discrete radiation in the form of discrete energy photons only when an electron jumps from a higher to a lower orbit, हायर टू लोअर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एनर्जी रेडिएट होगा, इमिट होगा, ठीक है। और फ्रॉम ए लोअर टू ए हायर ऑर्बिट, अगर लोअर टू हायर जाएगा तो क्या होगा, लोअर एनर्जी लेवल से हायर में अगर जाना है तो आपको एनर्जी बाहर से सप्लाई करनी पड़ेगी तभी जा पाएगी, दोनों पॉसिबल है ना। फ्रॉम ए लोअर टू ए हायर ऑर्बिट रेस्पेक्टिव, ठीक है। एंड द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय, ये लिख लो, ये वाला ये लिख लो या ये लिख लो, है ना, ठीक है। ये रिलेशन लिख लो, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू, ये लिख लो, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू। यहां से तुम फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हो एनर्जी के करस्पॉन्डिंग। बस में आ गया बेटा, क्लियर है? एनी प्रॉब्लम किसी को भी है क्या? इज गिवन बाय, है ना, द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड फ्रिक्वेंसी इज गिवन बाय दिस, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम किसी को भी? पक्का? तो ये था हमारा बोर का एटॉमिक मॉडल। क्या था? बोर का एटॉमिक मॉडल का पोस्टुलेट्स था, ठीक है बाबू, एंड रदरफोर्ड का लिमिटेशन था। क्लियर है ना? डन? एनी प्रॉब्लम? ठीक है।